बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू। आज हम चैप्टर 11 सेकेंड ईयर फिज़िक्स की डेरिवेशन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट हमने डेरिवेशंस जो की थी, जो डेरिवेशन की थी वो थी P इज़ इक्वल्स टू 1/3 रॉ वी बार स्क्वायर। ठीक है, ये हमने प्रूव कर लिया था। ये हमारी डेरिवेशन थी काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी की। ठीक है, नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल्स टू R। ठीक है, इन ड्राइव अ रिलेशन बिटवीन मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। दिस इज Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम Cv। ठीक है, ये हमें बताना है, प्रूव करना है कि Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, वेयर R इज जर्नल गैस कांस्टेंट। ठीक है, तो प्रूफ कर रहे हैं हम। कंसिडर अ सिस्टम ऑफ सिलेंडर विद अ मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन कंबाइनिंग n मोल्स ऑफ मोनो एटॉमिक गैस एज शोन इन फिगर बी। ठीक है, एक सिलेंडर सपोज कर रहे हैं जिसमें पिस्टन जो है वो मूवेबल है। ठीक है, फ्रिक्शनलेस है, उसके अंदर n मोल्स हैं किसी एक गैस के। ठीक है, इसको हम देखते हैं, ये हमने सिस्टम सपोज किया। ठीक है, ये है सिस्टम। ठीक है, अब हमने सबसे पहले कंसिडर टू आइसोथर्म्स ऑफ द गिवन सिस्टम एज शोन इन फिगर बी एट टेम्परेचर्स T2 एंड T1। ठीक है, हमने दो आइसोथर्म्स हमने सपोज किए, एक टेम्परेचर T2 पे है और एक टेम्परेचर T1 पे है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम सपोज करते हैं जैसे T2 बराबर हो जाएगा डेल्टा T1 माइनस डेल्टा T के। ठीक है, यानी T2 अगर हमें निकालना है, यानी सिंपल अगर हम बात करें डेल्टा T की बात करें तो डेल्टा T होता है T2 माइनस T1। ठीक है, या T1 माइनस T2 डिपेंडिंग अपॉन कि T1 ज़्यादा है कि T2 ज़्यादा है। ठीक है, तो T2 बराबर हो जाएगा T1 माइनस डेल्टा T के। ठीक है, अच्छा, नाउ नेक्स्ट सबसे पहले हम सपोज करते हैं फॉर कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस की बात करें, इफ अ गैस इज टेकन अलोंग अ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। अगर हम गैस को ले लें कि वो कांस्टेंट प्रेशर में है, ठीक है, फ्रॉम पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास कहाँ है, ये है कांस्टेंट प्रेशर वाली लाइन, यहाँ से यहाँ तक, और ये है कांस्टेंट वॉल्यूम वाली लाइन। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर ए से बी तक की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 से चेंज होके V2 हो जाएगा। ठीक है, तो डेल्टा QP अगर हम इसको सपोज कर लें कि QP जो है वो बेसिकली हीट है एट कांस्टेंट प्रेशर, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, तो मोलर स्पेसिफिक हीट के फॉर्मूले से अकॉर्डिंग टू मोलर स्पेसिफिक हीट Q इज इक्वल टू NC डेल्टा T होता है। तो Q क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे ले रहे हैं तो P आ जाएगा सब्सक्रिप्ट, तो डेल्टा QP इज इक्वल टू NCP डेल्टा T। क्योंकि हम चेंज इन हीट ले रहे हैं तो चेंज इन टेम्परेचर आ जाएगा। यहाँ पे n जो है नंबर ऑफ मोल्स बता रहा है, Cp मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर हो गया, और डेल्टा T चेंज इन टेम्परेचर T2 माइनस T1। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। डेल्टा W बराबर होता है वर्क डन के, वर्क डन बाय द सिस्टम जो काम करता है, और डेल्टा T बराबर है P डेल्टा V के फॉर पिस्टन सिस्टम। ठीक है, देन फर्स्ट बाय द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डेल्टा Q इज इक्वल्स टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो डेल्टा Q क्योंकि हम कांस्टेंट प्रेशर पे हैं तो डेल्टा QP इज इक्वल टू डेल्टा W प्लस डेल्टा U। ठीक है, अब अगर हम डेल्टा U की बात करें तो डेल्टा U बराबर हो जाएगा डेल्टा W, वहाँ जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, और डेल्टा W अकॉर्डिंग टू अबव, ठीक है, क्या हो जाएगा, P डेल्टा V। n यहाँ पे इसलिए आगे n नंबर ऑफ मोल्स है। ठीक है, और ये डेल्टा QP जो है वो बेसिकली NC डेल्टा T के था, और यहाँ पे n हम इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि n नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, यूजिंग जर्नल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT और P डेल्टा V इज इक्वल टू P nR डेल्टा T। ठीक है, तो इक्वेशन 2 जो हो जाएगी हमारी ये वाली, इसमें हम यहाँ पे पुट कर देंगे P डेल्टा V की जगह nR डेल्टा T। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे फॉर कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस ए से लेकर सी तक की हम बात करें तो कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस है। यानी हम यहाँ से बात करें ए से लेकर सी, ये कांस्टेंट वॉल्यूम है, यहाँ वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा वही डेल्टा U बराबर हो जाएगा क्या कहते हैं NCP माइनस NR डेल्टा T के डेल्टा V के।
सॉरी ये तो हमारा क्वेश्चन है। कांस्टेंट प्रेशर के अंदर क्या कर रहे हैं, यहाँ पर गैस इज टेकन अलोंग द कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम फ्रॉम A to C, प्रोसेस A to C, डेल्टा QV इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब ड्यूरिंग द कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस। ठीक है, तो डेल्टा Q वही अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक हीट फॉर्मूला डेल्टा Q इज इक्वल टू NCV डेल्टा T हो जाएगा। CV मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, और कांस्टेंट वॉल्यूम के अंदर वर्क डन 0 होता है, चेंज इन वर्क डन, डेल्टा W इज इक्वल टू 0, तो यहाँ डेल्टा W की जगह 0 आ जाएगा और डेल्टा Q की जगह NCV डेल्टा T आ जाएगा। अब इक्वेशन B जो हमारे पास ये आ गई ये, और इक्वेशन A जो हमारे पास, इन दोनों को हम कंपेयर कर लेंगे, दोनों डेल्टा U है। ठीक है, तो ये हो जाएगा NCV डेल्टा T इक्वल्स टू NCP डेल्टा T माइनस NR डेल्टा T। ठीक है, तीनों में से n यानी यहाँ से n अलग है और इन दोनों में से n कॉमन आ जाएगा, डेल्टा T कॉमन आ जाएगा, इन दोनों में से डेल्टा T, तीनों कट जाएंगे। क्या बच जाएगा यहाँ पे CV, यहाँ क्या बच जाएगा n डेल्टा T यहाँ से कॉमन आया हुआ है। ठीक है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ CP बच जाएगा और R बच जाएगा, तो CV इज इक्वल टू CP माइनस R। ठीक है, और अगर हम यहाँ से माइनस R को उस तरफ ले जाए प्लस R, CV को इस तरफ ले आए माइनस CV, तो CP माइनस CV इज इक्वल टू R। दिस इज ये जो हमारा ये है प्रूव हो गया। ठीक है, तो नेक्स्ट डेरिवेशन हमारी है बेसिकली उसकी थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। ठीक है, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की अगर हम बात करें तो देयर आर टू स्टेटमेंट्स। फर्स्ट स्टेटमेंट है कैल्विन स्टेटमेंट और सेकंड स्टेटमेंट जो है वो क्लॉजेज स्टेटमेंट है। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट के अंदर हमने यही बात की थी कि इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन विद एन एफिशिएंसी ऑफ 100%। ठीक है, 100% एफिशिएंसी पे हम कोई भी सिस्टम डिजाइन नहीं कर सकते। ठीक है, सेकंड स्टेटमेंट है क्लॉजेज स्टेटमेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू कॉज हीट टू फ्लो फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी विदाउट एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ठीक है, एक इम्पॉसिबल है कि हम हीट को फ्लो करवा सकें ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ विदाउट एक्सपेंडिचर, बगैर काम करवाए हुए या काम जाया, काम यानी विदाउट एनर्जी लॉस। ठीक है, अब इसको हम समझते हैं बेसिकली हमें प्रूव करना है कि ये एक स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट सेम है, अलग अलग नहीं है। ठीक, हम सपोज कर लेते हैं दोनों स्टेटमेंट सेम के लिए कि वी कैन prove that both statements are equal by showing either of these statements supposed to be false। एक स्टेटमेंट को हम false suppose कर लें। Suppose that the Kelvin statement is false, we could have heat engine with 100% efficiency। हमारे पास 100% efficiency का heat engine है that takes heat from source and convert it completely into the work। यानी source से heat ले रहा है और completely इसको work में convert कर रहा है, जाया बिल्कुल नहीं हो रहा। If we connect this perfect engine to a refrigerator, और इस engine को हम refrigerator में अगर हम सब connect कर दें तो we can take a heat from a hot body, हॉट बॉडी से हम हीट ले लेंगे और कन्वर्ट कम्प्लीटली टू वर्क, और वर्क में हम कन्वर्ट कर देते हैं। यानी सिंपल ये कि हम हॉट बॉडी से हीट लेके उसको ठंडा कर देते हैं और उस एनर्जी को यूज कर लेते हैं वर्क डन में। दिस वर्क कैन बी यूज टू ऑपरेट रेफ्रिजरेटर, उस वर्क को हम रेफ्रिजरेटर हम चला देते हैं। ठीक, विच कन्वे हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी। ठीक है, ये कन्वे करता है हीट बॉडी से, कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में हीट विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। ठीक है, विच इज कॉन्ट्रेरी टू क्लॉजेज स्टेटमेंट। ठीक है, तो अगर हमने वो गलत प्रूव किया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी गलत प्रूव हो गया, क्योंकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि जो हीट कन्वर्ट कर रही है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, ठीक है, उसमें जो वर्क डन, जो बेसिकली इससे जो वर्क डन हमें मिल रहा है, ठीक है, यानी हमने हॉट बॉडी से हीट ली, उसको ठंडा कर दिया और उस हीट को हमने यूज कर लिया किसमें, सिस्टम को चलाने के लिए, रेफ्रिजरेटर को। तो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हम रेफ्रिजरेटर चला सकें, कि उसमें जो हीट हॉट बॉडी में से हीट निकल रही है उस हीट को हम जो है वो कूलिंग के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो ये पहला स्टेटमेंट हमने गलत प्रूफ किया तो दूसरा स्टेटमेंट भी क्या हो गया, गलत प्रूफ हो गया। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस चैप्टर 11 की। ठीक, अब हम चलते हैं इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स का। तो इस चैप्टर के अंदर जो न्यूमेरिकल्स हैं इम्पोर्टेंट जो हैं वो 1 है, 3 है और 4 है, इसके अलावा 6 और जो है वो 9 है। ठीक है, और ठीक है 9 है और 11। ठीक है, तो हम ये न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला न्यूमेरिकल बेसिकली हमारा है द बॉडी टेम्परेचर इज 98.4 फ़ारेनहाइट। व्हाट इज दिस टेम्परेचर ऑन
सेल्सियस स्केल है। बॉडी का टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है, हमें सेल्सियस में बताना है। एट व्हाट टेम्परेचर डू द फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल कोइंसाइड। क्योंकि फ़ारेनहाइट और सेल्सियस स्केल डिफरेंट होता है। स्केल डिफरेंट मीन्स कि अगर बॉडी टेम्परेचर 98.4 फ़ारेनहाइट है तो अगर हम फॉर एग्जांपल सपोज कर लें इसको हम कन्वर्ट करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड में, तो डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए जो सब पहला पार्ट है फॉर्मूला है TC इज इक्वल टू TF माइनस 32 इंटू 5/9। इसको हमने यहाँ पे TF फ़ारेनहाइट वाला टेम्परेचर पुट किया, उसको हमने सॉल्व किया। सॉल्व करने के बाद हमारा टेम्परेचर क्या आ रहा है 36.89। यानी अगर फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर 98.4 है तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 36.89 हो जाएगा। ठीक है, तो ये टेम्परेचर जो है फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का अलग अलग है। ठीक है, लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है जिस वक्त सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के स्केल पे सेम रीडिंग आती है। ठीक है, वो कौन सा पॉइंट है? तो हम इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, जब सपोज करते हैं लेट टी बी द टेम्परेचर, एक टी टेम्परेचर है जिसपे दोनों स्केल सेम हो जाएंगे, तो TC और TF दोनों की जगह क्या हो जाएगा, बेसिकली सेम T हो जाएगा। ठीक है, तो हमने TC और TF की जगह क्या पुट कर दिया T। ठीक है, तो T के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। T माइनस 32 9 आ गए, यहाँ मल्टीप्लाई हो गया 9T, यहाँ क्या हो जाएगा 5T, 532 160, उसके बाद ये 5T तरह के माइनस हो जाएगा 4T, या माइनस 160, 4 वाले के डिवाइड हो जाएगा 40। तो -40 वो टेम्परेचर है जिसपे फ़ारेनहाइट स्केल में और सेंटीग्रेड स्केल में क्या होगी, सेम वैल्यू है। ठीक है, तो ये बेसिकली दोनों के टेम्परेचर्स जो है ना उसमें जैसे जो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो अलग अलग है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है, दोनों का टेम्परेचर स्केल पे अलग अलग है। ठीक है, जिस तरह से आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि बॉडी का टेम्परेचर 98.4 अगर फ़ारेनहाइट में तो डिग्री सेंटीग्रेड में वो 36.89 होगा। ठीक है, सेकेंड न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। थर्ड जो हमारा बेसिकली है, फाइंड द चेंज इन वॉल्यूम of aluminum sphere of 0.4 meter radius when it is heated from 0 degree centigrade to 100 degree centigrade। हमें ये बताना है कि वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आएगा एल्युमिनियम स्फीयर के अगर उसका 0.4 रेडियस है और उसको हीट किया जा रहा है 0 से 100। वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का न्यूमेरिकल है। रेडियस ऑफ द स्फीयर जो है वो 0.4 मीटर है, इनिशियल टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, फाइनल टेम्परेचर क्या है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। चेंज इन टेम्परेचर वॉल्यूम हमें मालूम करना है डेल्टा पी। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन एल्युमिनियम का है 24 × 10⁻⁻6 डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स या अपॉन डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, अब रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा होता है। ठीक है, तो बीटा इज इक्वल टू 3 अल्फा है, तो 3 अल्फा की वैल्यू में गिवन है तो 3 से मल्टीप्लाई हो गई बीटा आ गया। इनिशियल वॉल्यूम स्पेयर का है V1 इज इक्वल टू 4/3 पाई r3, हमने वॉल्यूम मालूम कर लिया। ठीक है, 4/3 पाई की जगह पाई की वैल्यू होगी, रेडियस की जगह 0.4 रख दिया, ये हमारे पास 0.268 मीटर क्यूब आ गया। ठीक है, अब उसके बाद चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, ये है वॉल्यूमेट्रिक थर्मल एक्सपेंशन का फॉर्मूला कि डेल्टा V इज इक्वल टू VB डेल्टा T, बीटा डेल्टा T। अब V1 हमारे पास यहाँ ये आ गया, बीटा की वैल्यू हमने यहाँ पे ये पुट कर दी, डेल्टा T हमारे पास 100 - 0, बेसिकली टेम्परेचर हम केल्विन में पुट करते हैं, तो डिफरेंस जो है वो चाहे केल्विन में ले चाहे सेंटीग्रेड में ले बराबर आता है। डिफरेंस, टेम्परेचर नहीं, डिफरेंस। ठीक है, तो डेल्टा V बराबर आ गया 1.93 × 10⁻⁻3, या इसको हम ये भी कह सकते हैं 0.0193 मीटर क्यूब। ठीक है, पॉइंट्स हमने मूव करवा दी तो ये। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल है हमारा। ठीक है, अब 1 3 जो है उसके बाद हमारा 4 है। 4 जो है वो क्या है, बेसिकली कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एट 800 केल्विन। ये हमें पता है कि कोई भी गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो मोशन में होते हैं, तो हमें बताना है रूट मीन स्क्वायर स्पीड बतानी है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जब टेम्परेचर कितना हो 100 केल्विन। ठीक है, तो टेम्परेचर ऑफ द गैस 100 केल्विन हमारे पास गिवन है। मास ऑफ मॉलिक्यूल है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल है, ये हमें पता है 3.34 × 10⁻⁻27 kg है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की 1.38 एक्सपोनेंशियल -23 जूल पर केल्विन हो जाएगा। रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है वो हाइड्रोजन की हमें मालूम करनी है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस T इज इक्वल्स टू 2/3 K हाफ mv स्क्वायर। ठीक है, अब V बार स्क्वायर बेसिकली बराबर है 3 के T/m के। ठीक है, ये हमने इसी से निकाला, तो ये हो जाएगा V बार स्क्वायर 2 से 2 कट जाएगा। ठीक है, 3 इधर आके 3 K इधर आ जाएगा, अपॉन m नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने V बार स्क्वायर से हमने 3 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की जगह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दी
इंटू टी टेम्परेचर पुट कर दिया नीचे 3.34 इंटू 10 की पावर -27 और फिर सब आंसर आने के बाद हमने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। स्क्वायर रूट हमने जब लिया तो यहाँ पे 3149 मीटर पर सेकेंड आ गया। ठीक है, नाउ कम टू द नेक्स्ट न्यूमेरिकल, दैट इज न्यूमेरिकल 6। A 2 kg iron block is taken from a furnace where its temperature was 650 degrees centigrade and placed on a large block of ice of 0 degree at 0 degree centigrade. Assuming that all heat is given up by the iron is used to melt ice, how much ice melted? ठीक है, हमें बताना है बेसिकली कि 2 किलोग्राम आयरन ब्लॉक है, इसको कहाँ से लिया गया है, फर्नेस से लिया गया है और इसको पुट कर दिया गया है जहाँ इसका टेम्परेचर 650 था और इसको प्लेस कर दिया गया है एक लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पे जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था। एज्यूम करते हैं कि सारी की सारी हीट इस ब्लॉक की शिफ्ट हो जाएगी इस लार्ज ब्लॉक ऑफ आइस पे। ठीक है, तो बताना है कि हाउ मच आइस इज मेल्टेड, कितनी आइस मेल्ट होगी। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ आयरन है 650, फाइनल टेम्परेचर ऑफ आयरन है 0। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन है C 4499.8 जूल्स पर किलोग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, मेल्ट मास ऑफ मेल्टेड आइस हमें मालूम करना है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है L इज इक्वल टू 3.36 एक्सपोनेंशियल 5 जूल पर किलोग्राम। अब ब्लॉक ऑफ आयरन टेकन फ्रॉम फर्नेस तो 650 टेम्परेचर था, टेम्परेचर का बाद में खत्म होकर 0 हो जाएगा क्योंकि आइस का भी टेम्परेचर 0 है। तो टोटली हीट जो है यूज टू मेल्ट आइस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड, हेंस आयरन हीट लॉस बाय द आयरन इज इक्वल टू हीट मेल्ट टू द मास ऑफ आइस। ठीक है, जितनी हीट यहाँ से लॉस होगी सारी की सारी हीट उसको मेल्ट करने के लिए यूज हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली हीट लॉस बाय द आयरन या लेटेंट हीट का जो है फॉर्मूला है MC डेल्टा टी। ठीक है, तो हमने मास पुट कर दिया, C पुट कर दिया, डेल्टा टी यहाँ पुट कर दिया। ठीक है, ये हमने सिंपल आयरन के लिए हमने किया। इतनी हीट हमारे पास आ गई तो ये इतनी हीट होगी जो कि आयरन लॉस करेगा। ठीक है, अब हम निकाल लेते हैं हीट यूज टू मेल्ट आइस MLT। ठीक है, M2L। ठीक है, अब M2L हमें पता था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हीट हमारे पास निकल के आ गई थी, इसको हमने यहाँ ले जाके डिवाइड कर दिया। ठीक है, ये हमने जब इसको यहाँ ले जाकर डिवाइड किया ये तो ये हमारे पास 1.93375 किलोग्राम। ठीक है, तो ये हमारे पास मास होगा आयरन का आइस ब्लॉक का जो मेल्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे आते हैं, न्यूमेरिकल नंबर 9। A heat engine performs 200 joule of work in each cycle and has an efficiency of 20%. For each cycle operation, how much heat is absorbed and how much heat is expelled? ठीक है, एक सिस्टम है जिसमें 200 जूल वर्क हो रहा है हर साइकिल में, उसकी एफिशिएंसी 20% है। तो हमें कितनी हीट एब्जॉर्ब हो रही है, कितनी हीट लॉस एक्सपेल हो रही है वो हमें बताएं। हमें पता है कि वर्क डन जो डाटा हमारे पास है कि वर्क डन जो हो रहा है 200 जूल है, एफिशिएंसी 20% है। Q1 और Q2 हमें मालूम है। एफिशिएंसी का फॉर्मूला है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100। ठीक है, आउटपुट जो है वो बेसिकली हमारा क्या है Q2 और इनपुट क्या है Q1, Q2 अपॉन Q1 इनटू 100। एफिशिएंसी हमने यहाँ 20 पुट की, यहाँ 200 पुट किया, Q1 हमने इस मदद से निकाल लिया। अब 1000 जूल ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड हमारे पास ये आ गया। अब आउटपुट जो है वो डेल्टा W इज इक्वल टू Q1 माइनस Q2 और सॉरी यहाँ पे हमारे पास ये आउटपुट अपॉन Q1 है, यहाँ ये Q2 नहीं है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास ये जो है वो आउटपुट ऑफ वर्क डन है डेल्टा W। डेल्टा W Q1 माइनस Q2 के बराबर है। अब यहाँ हमें निकालना है Q2 निकालना है, तो Q2 हम यहाँ छोड़ देंगे और इन दोनों की जगह इन दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे। Q2 को हम इस तरफ ले आएंगे, 200 को इधर, तो ये 800 जूल्स जो आ गई Q2 हीट एक्सपेल्ड। ठीक है, लास्ट न्यूमेरिकल है हमारा 11। ठीक है, जो हमने देखना The low temperature reservoir of a Carnot engine is at 7 degrees centigrade and had an efficiency of 40%. It is desired to increase the efficiency of 50% by how much degrees must the temperature of high temperature reservoir be increased. The Carnot engine की efficiency 40% है और 7 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें इसको इंक्रीज करके 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना है और हमें बताना है कितने डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा रिजर्वायर को। तो T इसको केल्विन में हमने कन्वर्ट कर लिया, 7 + 2 73। इनिशियल एफिशिएंसी 40, फाइनल एफिशिएंसी 50। इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर डेल्टा T के बराबर हो जाएगा। ठीक है, लेट T1 बी द टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर। फर्स्ट एफिशिएंसी के लिए हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने इसको सॉल्व किया। E1 इज इक्वल टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। T2 हमारे पास गिवन है 280, T1 हमारे पास गिवन नहीं है। ठीक है, हमें मालूम करना है। ठीक है, तो ये हो गया बेसिकली हमने इसको 100 रख के T1 यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। ठीक है, यहाँ से T1 निकल के आ गया, दिस इज फॉर 40% एफिशिएंट।
अब T1 जो है वो जो 40% एफिशिएंसी के लिए वो सेम रहेगा, हमें T2 बनाना है। तो अब हमने यहाँ से T2 निकाला, ठीक है। T1 डैश हमने यहाँ पे T1 डैश निकाला, ठीक है। T1 डैश 50% के लिए हमने निकाला, ठीक है। तो ये टेम्परेचर हमने वाटर रिजर्वायर का सेम वही प्रोसेस हमने किया, T1 डैश निकाला, ठीक है। T1 डैश आ गया। अब T1 और T1 डैश में जो है बेसिकली जो डिफरेंस है वो हम निकाल लेंगे, वही डिफरेंस होगा 40% 50% एफिशिएंसी में जो T1 के अंदर आएगा, ठीक है, हॉट रिजर्वायर के अंदर आएगा बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारे पास टेम्परेचर निकल के आ गया है, ठीक है। तो ये हमारे जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हो गए हैं चैप्टर 11 के, ठीक है। और आपका असाइनमेंट ये है कि आपको जो प्रॉब्लम्स हैं 10 ईयर पेपर्स के अंदर, ठीक है, वो आपने करने हैं, ठीक है, चैप्टर 11 से रिलेटेड। और इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको मुझसे कमेंट में डिस्कस करें, ठीक है। तो ये असाइनमेंट है आपका, ठीक है। तो चैप्टर 11 हमारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा चैप्टर 12 पे, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।